वीडियो में फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को लेने वाला हूँ। इसके मैं 5 क्वेश्चन और अपने नोट्स को थोड़ा सा एलेबोरेटिव फॉर्म में करवाने वाला हूँ। और मैंने जो 5 क्वेश्चन ले रखे हैं वो आप क्या करिएगा, वीडियो को बीच में पॉज करिएगा और खुद से ट्राई करिएगा, फिर वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो आप लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहे नोट्स। आपको नोट्स को मैं थोड़ा सा एलेबोरेटिव फॉर्म में समझा देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो नोट्स को फिर से पढ़ने में। तो इसमें मैंने दे रखा है कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपको याद ही रहती हैं कि मास, टाइम, लेंथ, ये सब चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। तो आप भूलते कहाँ पर, वो भूलते हैं आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे भूलते हैं, ठीक है, जो कि इसकी यूनिट होती है कैंडेला, ठीक है, CD से डिनोट करते हैं इसको। तो याद रखना है आपको ये चीज़ कि 1 गॉस जो होता है वो 10⁻⁴ टेस्ला होता है और 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ का यानी +5 का डायन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए कि डायन और गॉस जो होती है वो छोटी यूनिट्स होती हैं उनकी, ठीक है। तो ये 2 क्वांटिटीज़ आपको याद रख लेनी है जरूर से ज़रूर, ठीक है। सॉलिड एंगल आपसे पूछा जाता है, तो सॉलिड एंगल कैसे निकाला जाता है, यानी एक स्फीयर लिया जाता है, उसके सेंटर से 2 लाइनें ड्रॉ की जाती है। कैसे लाइन ड्रॉ करनी है, पहले तो आप क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं बाहर का क्रॉस, वो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बाहर यानी कहते हैं स्फीयर पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं उसके, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस पे तो एक सर्कल होता है, तो सर्कल के एकदम यानी कहते हैं आखिरी पॉइंट जो होते हैं सर्कल के, ये एक इतना बड़ा सर्कल हुआ तो इसका आखिरी पॉइंट यहाँ हुआ, एक आखिरी पॉइंट यहाँ हुआ। तो इन दोनों पॉइंट से आप सेंटर की तरफ 2 लाइन ड्रॉ करते हैं और जो वो एंगल बनाता है वही आपका सॉलिड एंगल होता है। असलियत में ये पूरा 3D में फिगर होता है, इस तरीके से एंगल बनता है। यहाँ पे एक सर्कल हो गया इस तरीके का और यहाँ पर जो बीचों बीच एंगल बनेगा वो असलियत में सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। तो आपको 4πr² यानी कहते हैं जब पूरा इंटीग्रेट कर देंगे इस पर्टिकुलर को तो आपको 4πr² पूरा सरफेस एरिया आपको स्फीयर का मिल जाएगा, ठीक है। तो अपॉन r² से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका एंगल आता है, ठीक है। क्योंकि एंगल की कोई यूनिट नहीं होती, यानी कहते हैं यानी डायमेंशनल क्वांटिटी है लेकिन यूनिट होती है रेडियन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सॉलिड एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल की स्टीरेडियन होती है, याद रखिए, SR से डिनोट करते हैं उसे। और जब सिंपल एंगल जो होता है, जो 2D फिगर का अगर एंगल पूछा जाता है, जैसे सर्कल में एंगल ड्रॉ हो रहा है 90 डिग्री, ये सब ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है, तो उसे रेडियन में डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये सॉलिड एंगल जो होता है वो 3D में होता है, इस वजह से इस चीज़ को स्टीरेडियन में डिनोट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी इसे E से डिनोट करते हैं और ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है, स्ट्रेन होता है। और स्ट्रेन होता है आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी और स्ट्रेस की जो डायमेंशन होती है वो सिंपली प्रेशर की डायमेंशन के इक्वल होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो E जो है वो प्रेशर की डायमेंशन के इक्वल होगा, ठीक है। ये सिंपल हो गया आपका। एंगुलर मोमेंटम, इसको हमने प्लैंक कांस्टेंट, क्योंकि आपको पूछा ही जाता है कि इनमें से फॉलोइंग द कौन सी डायमेंशन जो है वो प्लैंक कांस्टेंट के साथ मैच करती है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन में दे रखा था एंगुलर मोमेंटम दे रखा होता है, तो आपको उस पर टिक करना होता है। तो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन सेम होती है। आप प्लैंक कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली E = h/μ, या ठीक है। तो म्यू हो गया आपका h/μ, ठीक। तो ये हो गया आपका काम खत्म। यहाँ से आप नीचे भेज देंगे तो h की वैल्यू निकल आएगी, वही प्लैंक कांस्टेंट है, तो इसी की डायमेंशन सेम एंगुलर मोमेंटम की होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। आपको पूछा जाता है लैटेंट हीट। एक ऐसे याद रखिएगा, लैटेंट हीट एक ऐसी हीट है, सिंपली आपसे पूछी जा सकती है, लैटेंट हीट एक ऐसी हीट है जिसमें मास की डायमेंशन की मास नहीं आता डायमेंशन में उसके, ये समझिएगा, क्योंकि वो पर यूनिट मास पे ही डिनोटेड होता है कि पर यूनिट मास कितना वो फेज ट्रांजिशन में चाहिए होगा हीट, ठीक है। तो अभी मैं यानी कहते हैं इसके जो मैंने वो बना रखे हैं, यानी कहते हैं क्वेश्चन बना रखे हैं, तो उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं उसमें दिखाऊंगा आपको इसकी डेफिनेशन, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अभी मैं नोट्स को पढ़ना बता दे रहा हूँ कैसे आपको नोट्स को पढ़ना है, ठीक है। तो लैटेंट हीट आपका हो गया, तो लैटेंट हीट में आप मास कट जाएगा तो L² T-2 हो जाएगा। ये याद रखिए कि ये मास लेस है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि डायमेंशन जो है वो मास लेस है, ठीक है। तो थर्मल कैपेसिटी और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एंट्रोपी, ये तीनों चीज़ का जो होता है वो J/θ होता है, यानी थीटा को हम टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, टेम्परेचर ले सकते हैं, तो केल्विन में भी ले सकते हैं, K भी डिनोट कर सकते हैं, थीटा भी लेते हैं। तो इस वजह से हम क्या याद रखना है कि BET याद रखना है आपको, BET यानी बेट याद रखना है, J/θ, यानी कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ याद हो जाएगी आपको। और ये एक ही पेज है, सिंपली मैंने एक पेज में पूरा यूनिट डायमेंशन को कवर कर रखा है, दूसरे पेज में एरर है जो कि मैं दूसरे वीडियो में बनवाने वाला हूँ, ठीक है उसे। तो इस वजह से आपको बस एक ही पेज तैयार करना, तो इस वजह से कई बार तैयार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये बेट चीज़, ठीक है। तो बेट से आपको याद रखना कि तीनों की डायमेंशन सेम होनी है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगी, एंट्रोपी होगी और थर्मल कैपेसिटी होगी, इसकी J/θ होती है।
ठीक, ये चीज़ याद रखना है। आप ये सिंपली आप उसमें पढ़ते होंगे ये चीज़ किसमें, ग्रेविटेशन में R/G, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की डायमेंशन जो आती है वो टी के आती है, यानी टाइम की आती है, ठीक है। तो L/G हो गया आपका किसमें, यानी पेंडुलम वाले केस में M/K, यानी स्प्रिंग वाला सिस्टम जो होता है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट नीचे दे रखा होता है, तो स्प्रिंग वाला जो सिस्टम होता है उसमें आपको लगाना होता है, वो भी टाइम पीरियड के लिए निकाला जाता है। और ये भी यानी कहते हैं अर्थ का वाला सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें भी ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ये चीज़। तो वो भी टाइम का वो होता है डायमेंशन। तो इस वजह से आपको तीनों का याद रखना, कभी दे सकता है, आपको पूछ सकता है इनमें से किसकी डायमेंशन टाइम के इक्वल है, ठीक है। तो आपको ये वाला एक थोड़ा सा समझाना होता है, ये चीज़ मैं समझा देता हूँ आपको कि कैसे ये चीज़ जो LRC जो सर्किट वाले होते हैं उनमें कैसे हम किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो टाइम की डायमेंशन आ जाए, ठीक है। तो आपको समझना है एक चीज़ कि L और C आप जानते हैं, यानी कहते हैं रेजोनेंस वाले से जानते हैं, L और C जो होता है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हम इसको T लिख सकते हैं ना, T लिख सकते हैं टी स्क्वायर को। तो L और C है, इसमें हम इधर से मल्टीप्लाई कर दें R को और इधर भी मल्टीप्लाई कर देते R को, ठीक है। तो जब R को मल्टीप्लाई कर दिया तो R और C को हम एक बार लेते हैं, तो R और C को हमने एक बार लिया और जब उठा लिया हमने तो एक T को भी उठा लेंगे इधर से, तो T को उठा लिया मैंने, ठीक। और अब बच गया L इक्वल्स टू T इंटू R बच गया। तो हम ये लिख सकते हैं L/R इक्वल टू T, ये सिंपली हम लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इस वजह से L/R वो भी टाइम की डायमेंशन है और RC जो हमने निकाला है वो भी टाइम की डायमेंशन है। और यहाँ पे टी स्क्वायर हो रहा था, कहाँ गया, यहाँ पे टी स्क्वायर जो हो रहा था तो इसका रूट इधर लग जाएगा, तो ये भी आपका आ गया, वो भी टाइम की डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने तरीका बता दिया, आप कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ये मान के चलिए कि एक बार में थोड़ा सा दिक्कत पड़ती है, लेकिन स्टार्टिंग में दिक्कत पड़ेगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 100% ये आपका 7-8 दिन में एक अच्छी तरीके से कंटेंट तैयार हो जाएगा, आपको जल्दी देखना भी नहीं पड़ेगा ये चीज़। तो आपको अब बात करते हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ों की डायमेंशन जो होते हैं वो डायमेंशनलेस एक्चुअली में, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। स्ट्रेन हो गया, ये भी हम डेल्टा L/L या डेल्टा V/V वॉल्यूम, यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, वो लेते हैं। इस तरह के स्ट्रेन होते हैं चीज़, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ठीक है, एरियल स्ट्रेन होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ हो गई आपकी स्ट्रेन वाली चीज़, तो डायमेंशनलेस, क्योंकि लेंथ अपॉन तो डायमेंशनलेस हो जाएगी। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स भी आप जानते हैं, सिंपली किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है, वहाँ पे लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, ये सब वाला सिस्टम होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। जैसे आपको दे रखा होगा कि V इक्वल्स टू C/μ, म्यू से डिनोट करते हैं यहाँ कई बार, ठीक है, या N से भी डिनोट कर देते हैं कई लोग। तो ये चीज़ हो गया आपका। तो यानी कोई वेलोसिटी एक पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की क्या होगी, उसके रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स से हम उस मीडियम के रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स से हम डिवाइड करते हैं, तो उस पर्टिकुलर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट आ जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से आपका ये चीज़ होगा, क्योंकि ये भी वेलोसिटी तो 100% ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिव, कभी भी रिलेटिव टर्म कभी भी यूज़ हो जाएगा, कभी भी याद रखिएगा, रिलेटिव टर्म कभी भी यूज़ हो जाएगा तो मतलब मान के चलिए वहाँ डायमेंशनलेस क्वांटिटी ही होगी, ठीक है। रिलेटिव तो पक्का डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि रिलेटिव का मतलब ये होता है कि दो चीज़ें, यानी डेंसिटी अगर ली जा रही है, तो अगर एक पर्टिकुलर, जैसे आप पढ़ते हैं ना स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम वाटर को लेते हैं तो उससे कंपैरिजन करते हैं उसका डेंसिटी दूसरे के साथ, तो ऊपर भी डेंसिटी होती है, नीचे भी डेंसिटी होती है, डेंसिटी कट जाती है, मतलब उसकी डायमेंशन कट जाती है। तो रिलेटिव डेंसिटी या कोई भी चीज़ होती है तो वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी आती है। तो यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगी आपकी, वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। वाई रिलेटिव परमिबिलिटी भी हो जाएगी आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो पॉइजन रेशियो भी आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि वो भी एक तरह का रेशियो होता है, ठीक है, वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायरेक्टिव कांस्टेंट भी आपके डायरेक्ट वो होता है, यानी कहते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आपको याद रखना होता है कि ये आपको ये मोबाइल नंबर दे रखा है, एक तरह समझिए, ये मोबाइल नंबर आप अगर मोबाइल नंबर की तरह याद कर पाएँ तो कर लीजिए, नहीं तो आपको सिंपली ऑप्शन में देख लेना किस में मोबाइल नंबर दे रखा है, मोबाइल नंबर जैसा दे रखा है, ठीक है, 10 डिजिट तक होगा ये। तो आपको ये चेक करना है, इतने वाइब्रेशन चेक। देखिए क्या पूछा जाता है, कहा जाता है कि एटॉमिक क्लॉक जो है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, तो यानी वो सीजियम के 133 एटम जो होता है, यानी इसका एटॉमिक वो होता है, ठीक है, एटॉमिक मास, हाँ ठीक है, एटॉमिक मास होता है ज़्यादा। तो इसका जो एक एटम होता है वो इतनी वाइब्रेशन अगर करेगा, इतने वाइब्रेशन करेगा तो वो 1 सेकेंड कहलाएगा, यानी एक ऐसा टाइम जिसमें इतने वाइब्रेशन वो कंप्लीट कर ले, ठीक है, कर लेगा तो वो 1 सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ रखा कहाँ पर है, ये रखा न्यू दिल्ली में रखा हुआ है ये, ठीक है, ये वाली प्लेस पे, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज अब देखते हैं किस तरीके की, क्योंकि इसको याद करना आपको ज़रूरी है,
ये पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो पहला देखा जाए तो पहला क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल अपॉन केजी थीटा, ठीक है। यानी थीटा क्या है, टेम्परेचर है, केजी हो गया, जूल हो गया, एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्पेसिफिक, यहाँ पे हीट कैपेसिटी को क्या लिखते थे आप, हीट कैपेसिटी को लिखते थे जूल अपॉन थीटा लिखते थे सर। यहाँ पे केजी जुड़ गया है स्पेसिफिक में, तो मतलब यानी हमने स्पेसिफिक कर दिया है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए। यानी हम 1 ग्राम के लिए स्पेसिफिक कर चुके हैं कि एक पर्टिकुलर वाटर है जैसे, तो वाटर के 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने में जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो कहलाएगी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, वाटर की। तो स्टीफन कांस्टेंट वही चीज़ आपने जैसे उसमें पढ़ा होगा, यानी कि थर्मोडायनामिक्स रेडिएशन चैप्टर में, ठीक है। तो रेडिएशन चैप्टर में सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको, तो P इक्वल्स टू सिग्मा साइलेंट वाला A की पावर A इंटू 10⁻⁴ ये लिखते हैं, और E जो होते हैं BCVT वाला सिस्टम होता है कुछ, ठीक है। और ये एरिया होता है, और ये सिग्मा जो होता है वो असलियत में स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा होता है, स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है। और P हो जाता है पावर, तो ऐसे आप निकालते हैं, इस तरीके लिखते हैं पूरा, वाट पावर का वाट हो गया, और ये एरिया वाला मीटर स्क्वायर हो गया, और टी का, क्योंकि ये अब इसका तो निकालना ही है आपको, ये चीज़ सिग्मा हो गया, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। और ये हो गया आपका टी की पावर 4 का मतलब है केल्विन की पावर 4, ठीक है। तो आप निकाल लेंगे इसको करके। तो आपको ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट ये दोनों चीज़ें होती हैं, ये क्या होती है और ये क्या होती है, ठीक है। ये होती है परमेबिलिटी और ये होती है परमिटिविटी, ठीक है, परमिबिलिटी और ये परमिटिविटी। और नॉट लगने का मतलब ये होता है कि ये स्टैंडर्ड है कि मतलब फ्री स्पेस के बारे में बात कर रहा है या एयर की बात कर रहा है, ठीक है, फ्री स्पेस या एयर की बात कर रहे हैं नॉट में, ठीक है। उसी से सारा कंपैरिजन किया जाता है, ठीक। तो अगर ये क्या दे रखा है, ये एक्चुअली में ईटा दे रखा है, ईटा यानी विस्कोसिटी का है सिस्टम, ठीक है। तो विस्कोसिटी का आपको डायरेक्ट याद करना है, हमेशा याद करना है ml-1 t-1, ठीक है, ml-1 t-1। आपको निकालने नहीं बैठना है, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, मतलब यानी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको कभी भी कोई टेस्ट सीरीज देंगे या कोई भी चीज़ देंगे तो विस्कोसिटी वाली डायमेंशन अगर पूछी जाएगी डायमेंशन में, तो मैक्सिमम टाइम ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये याद ही होना चाहिए 100%, ठीक है। तो आप रो से रेजिस्टिविटी हो गया आपका, फिर ये हो गया आपका मैग्नेटिक इंडक्शन B से और मैग्नेटिक इंटेंसिटी S से। तो कैसे याद करें, इन दोनों में डिफरेंस कैसे याद करें कि H और B कौन बोल रहा है, यानी इंडक्शन वाला B है या इंटेंसिटी वाला B है, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए आपको एक ट्रिक बता रखी है कि बाइल इंडक्ट यानी जो गॉल ब्लैडर होता है उससे एक बाइल डक्ट निकलती है ना, तो बाइल जो निकल रहा होगा तो वो डक्ट में जाएगा। तो बाइल इन डक्ट उस सिनेरियो पे, उस सीन पे क्या हम बोलेंगे, बाइल जो है वो डक्ट के अंदर है, तो बाइल इन डक्ट ऐसे याद रखिएगा, बाइल इन डक्ट। तो इन डक्ट का मतलब हो जाएगा इंडक्शन, और बी से आपका बाइल का बी मिल जाएगा आपको उसके लिए मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए बी वाला, ठीक है। तो इस वजह से आपको याद रहेगा ये एच और बी में डिफरेंस, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है और मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको ये दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट का एच, ठीक। कैपेसिटेंस को कैसे याद किया जाए, तो कैपेसिटेंस के ट्रिक बता देता हूँ आपको, कैपेसिटेंस को किस तरह की याद किया जाए उसके लिए एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। आप लिखिए MALT, माल्ट आपने पढ़ा होगा, यानी अच्छा न्यूट्रिटिव चीज़ होती है माल्ट, ठीक है, खाने वाली होती है चीज़, तो माल्ट आपने पढ़ा होगा। तो आपको कैसे याद करना, माल्ट लिखना है, फिर -1 2 -2 4 इस तरह के लिखना है, -1 2 -2 4 यानी 1 2 24 यानी 12 24 लिखना है, माइनस माइनस आगे वाले में लगा देना है बस, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे, कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा ये चीज़, ठीक। तो अगर बात करते हैं हम कहते हैं इस चीज़ में, यानी कहते हैं सम इजी वेज टू, यानी कहते हैं फॉर डायमेंशन, इसमें क्या करना है आपको, इसमें देखिए ये चीज़ होता है कि आपको कैपेसिटेंस कभी भी निकालना हो ना तो Q/V से निकाल लीजिए, डायरेक्ट जल्दी निकल जाएगा आपका। और जो वोल्टेज होता है उसको कैसे निकालेंगे आप, W/Q करके, ठीक है। और L जो होगा वो आप कैसे निकालेंगे, यानी इसे कहते हैं इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस निकालना है तो W/I² कर देंगे, यानी वर्क अपॉन I², यानी वो हो जाएगा करंट का स्क्वायर, ठीक है। तो वही R को भी निकालना है, रेजिस्टेंस को भी निकालना है तो V/I निकालेंगे, वो नहीं करेंगे ये वाला ρL/A, क्योंकि इसमें रो की वैल्यू चाहिए होगी आपको, वो भी निकालनी होती है, ठीक है। तो V/I तो ये सिंपली हो जाएगा, W/Q डालेंगे तो Q को लिख देंगे IT, Q को लिख देंगे IT, तो I² हो जाएगा यहाँ पर नीचे और ऊपर चला जाएगा, तो आपको निकाल सकते हैं आराम से। और W को तो डायमेंशन आप जानते ही, यानी वर्क की तो डायमेंशन सिंपल होती है, वो तो आपको 100% रटी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी हो गई आपको R, जब रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो आप रेजिस्टिविटी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसका डायमेंशनली देखा जाए तो ये L² होगा, ये L होगा नीचे, L से L कट जाएगा तो एक L बच जाएगा ऊपर, तो इसके साथ रेजिस्टेंस जो आएगा यहाँ पे आप वो L के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली।
तो म्यू नॉट का कभी भी डायमेंशन आप निकालते हो तो कई लोग निकाल लगते हैं बी इक्वल्स टू म्यू नॉट का एन आई करके, बड़ा लंबा पड़ जाता है ये, फिर आपको बी की भी डायमेंशन पता होनी चाहिए फिर। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, इसको पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व किया, फिर आखिरी में मेरे को रिजल्ट ये मिल गया मेरे को पूरी तरीके से, ठीक है। तो एफ अपॉन आई स्क्वायर आप आराम से निकाल सकते हैं, यानी फोर्स अपॉन यानी करंट का स्क्वायर आप सिंपल निकाल सकते हैं डायमेंशन। इसको याद कर लीजिए तो आपको डायरेक्ट याद रहेगा। आप सिंपली फोर्स को लिखेंगे क्या, एम एल टी माइनस 2 लिखेंगे आप, ठीक है। अपॉन नीचे में एम्पियर लिखते हैं इसे, तो एम्पियर का स्क्वायर नीचे, तो ऊपर एम्पियर का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, जाकर स्क्वायर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप इस तरीके से यानी सिंपल वे आपका ये इसको चेक कर लेना है, ये आपको प्रैक्टिस कर लेनी है कई बार, जिससे आप आसानी से जल्दी से निकाल लें, आपको अलग से फॉर्मूला लगाना पड़े पूरा, ठीक है। तो अब कुछ यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो कुछ यूनिट्स में जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर और पार्सेक और सेक पूछी जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं कि 1 AU जो होता है 1.49 × 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। और 1 लाइट ईयर जो होता है वो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और 1 पार्सेक जो होता है, पार्सेक, ठीक है, वो होता है 3 × 10⁻18 मीटर। ये सबसे बड़ी यूनिट है, ये देखिए 11 है 15 है, ये सबसे बड़ी यूनिट है यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, ठीक है। सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये होती है पूरी, लेकिन यानी कहते हैं एस्ट्रोनॉमी में जो नापने की डिस्टेंस होती है सबसे बड़ी यही यूनिट है, ठीक है। तो 1 सेक जो होता है वो न्यूक्लियर में यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज़ किया जाता है, यानी बहुत ही छोटा टाइम होता है, यानी कोई भी कोलिजन के बीच का टाइम या कोई भी, ठीक है। तो 10⁻⁸ सेकेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बात करनी कि कहते हैं एक ये भी चीज़ है, ये चीज़ मैं आपको उसमें बताऊँगा यूनिट यानी कहते हैं सॉरी इसमें बताऊँगा क्या कहते हैं LSD होता है, वो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स ये सब वाले में बताऊँगा मैं, थोड़ा सा ये चीज़ मैं एरर वाले में ही करा दूँगा, ठीक है। तो अभी आपका ये वाला चीज़ हो गया। आपको एक और चीज़, ये चीज़ जो दे रखी है वो कि N1 U1 आप लिखते हैं ना, N1 U1 = N2 U2 वाला सिस्टम जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके आप रिप्रेजेंट करेंगे अगर, तो क्वेश्चन आपके आसान पड़ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके आसान पड़ जाएंगे, हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करने में आसानी पड़ेगी। तो आपको अब क्वेश्चन करवा देते हैं हम जल्दी से, ठीक है। आपको रुकिए अभी आपका बचा था थोड़ा सा ऊपर वाला चीज़। ये चीज़ आपको मैंने एक ट्रिक करवा दी थी, मैंने आपका वीडियो पड़ा होगा मेरे पास, यानी कहता आप चैनल देखिएगा वीडियो का इसका, आप आराम से इस ट्रिक को देख सकते हैं, ठीक है। इसका मैं बताने वाला नहीं यहाँ पर, आप ट्रिक फालतू का यहाँ टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रिक देख लीजिएगा इसका। और आपको एक चीज़ याद रखना होता है, यानी इस स्टेटमेंट में आ जाता है क्वेश्चन कि इस तरीके का कि डायमेंशनल इक्वेशन, यानी पूछा जाता है कि डायमेंशनल इक्वेशन डायमेंशनल फार्मूला के अंतर होता है, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो एनर्जी, टॉर्क और यानी कहते हैं किसी वर्क, इन सभी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, लेकिन डायमेंशनल इक्वेशन सेम नहीं होती है दोनों की, यानी वर्क और टॉर्क की डायमेंशनल इक्वेशन सेम नहीं आएगी। क्योंकि डायमेंशनल इक्वेशन में होता क्या चीज़ें इंक्लूड कि जो चीज़ क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो भी लिखी जाए और उसकी डायमेंशन को भी लिखी जाए और पूरी चीज़ इस तरीके से लिखी जाए, तो ये पूरी चीज़ कहलाएगी डायमेंशनल इक्वेशन। तो यहाँ पर हम यानी कहते हैं इसी वजह से हम जो भी अगर वर्क लिखते हैं यहाँ पर, तो वर्क की जो डायमेंशनल इक्वेशन बनेगी वो टॉर्क की डायमेंशनल इक्वेशन से अलग होगी, लेकिन दोनों का ये जो फॉर्मूला होगा, ये वाला डायमेंशनल फॉर्मूला जो ml² T-2 आएगा टॉर्क और वर्क का, वो दोनों सेम होगा। तो डायमेंशनल फार्मूला सेम हो सकते हैं, लेकिन डायमेंशनल इक्वेशन जो पूरा लिखा जाता है उस क्वांटिटी को भी इंक्लूड करके उसका डायमेंशनल फार्मूला के साथ, ठीक है। ये डायमेंशनल फार्मूला जो होता है ऐसे समझिएगा कि डायमेंशनल फार्मूला मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा अच्छे तरीके से कि डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन में आप दिक्कत ना करें, कि जैसे वर्क है और टॉर्क है, ठीक है। तो दोनों की डायमेंशनल इक्वेशन जो होती है, डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो ml² T-2 होता है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। और ये भी होती है ml² T-2, ठीक है। लेकिन हम इसको डब्बे में बंद कर दें और पूरा देखें कि ये पूरी जो चीज़ है, ये पूरी चीज़ जो है वर्क = ये इतना चीज़, जिसे कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। और ये इसको भी डब्बे बंद कर दें और ये पूरा देखें तो ये भी एक डायमेंशनल इक्वेशन है। तो ये डायमेंशनल इक्वेशन दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन इनके डायमेंशनल फार्मूला टॉर्क के देखिए और वर्क के देखिए, डायमेंशनल फार्मूला जो है इतना चीज़ जो दे रखा है, ठीक है, ये चीज़ दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं ये चीज़ कि डायमेंशनल इक्वेशन जो होती है और डायमेंशनल फार्मूला जो होती है वो कैसे डिफर करते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला दो चीज़ के लिए सेम हो सकता है, लेकिन डायमेंशनल इक्वेशन जो होगी वो दो चीज़ के लिए सेम नहीं होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और आपको ये भी चीज़ याद रखना है कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, ठीक है, 60 मिनट के बराबर होता है। तो 60 मिनट को 1 ऊपर एक डैश लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। और डबल डैश लगा दिया ऊपर की तरफ तो वो सेकंड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है, तो ये डबल डैश लगा है तो वो सेकंड में डिनोट कर रहा है, ठीक है, चीज़ को।
तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी थी। आप एक बार अच्छी तरीके से फिर से, अगर वीडियो नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत भी बच गया हो, तो एक और बार वीडियो को फिर से देखिएगा और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा वीडियो की, जिससे आपका जल्दी कवर अप हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसके क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, आपने इसके PDF डाउनलोड कर ही लिया होगा, तो मैं आपको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ और आप मैच द फॉलोइंग करना है। सिंपली आप मैच करना है सिंपल डायमेंशन आपको जो मैंने बता रखा है पहले वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2021 का क्वेश्चन ले रखा है दोनों। ठीक है, जो आए हुए थे, मैं इसको भी करवा दूंगा आपको। तो पहले देख लेते हैं पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको PDF फॉर्म में तो आप देख लेंगे, इसके सॉल्यूशन मैच द फॉलोइंग है, तो आप वो देख लेंगे। तो आपको थोड़ा समझा देते हैं क्या है लैटेंट हीट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सब क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो लैटेंट हीट जो होती है वो एनर्जी जो कि रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी फेज ट्रांजिशन के दौरान। ठीक है, जैसे एक आइस था, आइस को हम वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस था और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है वो। तो जो हीट हमने अप्लाई की होगी इसको कन्वर्जन में, ठीक है, तो वही हीट कहलाएगी लैटेंट हीट, यानी एक छिपी हुई हीट, क्योंकि उससे हमें कोई टेम्परेचर वेरिएशन नहीं देखने मिल रहा है। ठीक है, टेम्परेचर कोई वेरिएशन नहीं देखने मिल रहा है, लेकिन उससे फेज का ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वाटर से उतनी एनर्जी निकाल दी जाए, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल दी जाए, तो वो आइस बन जाएगा। तो वही चीज़ है कि मेल्टिंग ऑफ सॉलिड हो या कहते हैं फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड हो, लिक्विड का फ्रीज करना सॉलिड में। ठीक है, वो भी हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी, दोनों ही चीज़ हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको समझना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट केबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी ट्रिक मैंने बना रखी है, रौनक ओ जो है उसको 0 समझिए, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम इक्वलिटी साइन लगा सकते हैं। तो ये दोनों साथ में दिख रहे हैं हमें, यानी यहाँ पे खाली जगह है, तो ये दोनों साथ दिख रहे हैं, तो इन दोनों को साथ लेना है। तो नक यहाँ मैंने साथ लिया हुआ है। ठीक है, तो रौनक का आर जो हो जाएगा वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा, और एन से एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा, और केबी से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, सिंपली आपको इस तरीके से समझना है इसको। और एच को समझना है ये चीज़ कि जो फील्ड जिसमें मटेरियल को हम रखते हैं मैग्नेटाइज होने के लिए, ठीक है, एच वही फील्ड होती है, आप सिंपली ये समझ सकते हैं, यानी मैग्नेटाइज करने के लिए जो यानी कहते हैं फील्ड लगाई जाती है वही होती है एच। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला क्या है, बी जो है यानी कि बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई है। ठीक है, म्यू नॉट एन आई है, तो इसमें क्या करना है आपको, मैग्नेटिक इंडक्शन का मैंने वही ट्रिक पहले बताई थी, तो अभी भी मैंने वही रिपीट कर दी ट्रिक कि बाइल इंडक्ट याद रखना आपको, कि बाइल इंडक्ट से याद रखें इंडक्शन, इंडक्ट से आपको इंडक्शन याद रखा है, तो बी से आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। अब कैपेसिटर और रेजिस्टर में एक चीज़ कॉमन है कि ये दोनों ही चीज़ डायमेंशन पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। ठीक है, कि यानी कैपेसिटर का कैसा डायमेंशन होगा, कैपेसिटर अगर दे रखा है तो कैपेसिटर का क्या डायमेंशन होगा, लेंथ क्या होगी और एरिया क्या होगा। ठीक है, ये सब चीज़ क्या होगी। तो रेजिस्टेंस का भी वही चीज़ है, लेंथ क्या होगा, एरिया क्या होगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो रेजिस्टेंस जो होती है वो भी डायमेंशन पर डिपेंड करती है। और आप जो सिंपली लिखते हैं कभी कभी कि आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई लिखते हैं, उस पर नहीं डिपेंड करता है, यानी जो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई यानी वोल्टेज अपॉन करंट है, तो इन दोनों पे नहीं डिपेंड करता रेजिस्टेंस असलियत में डिपेंड करता है उसकी लेंथ यानी डायमेंशन और एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस भी वही चीज़ काम करता है। तो इसमें कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस ओनली डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर, नॉट ऑन क्यू और वी, यानी क्यू अपॉन वी भी लिखते हैं, लेकिन इस पर नहीं डिपेंड करता है इन दोनों पे। ये असलियत में डायमेंशन पे डिपेंड करता है, असलियत में कितना कैपेसिटेंस उसके अंदर होगा वो उसकी डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का एक थोड़ा सा डेफिनेशन मैंने लिख रहा है कि ये एक मेजरमेंट है, यानी एक तरह का मेजरमेंट है बस, कि जो बताता है कि विरोध कितना हो रहा है करंट का एक कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर कितना विरोध हो सकता है, तो ये रेजिस्टेंस बताता है हमें। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो हो गया एल से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर भी एक वेक्टर हो जाएगा ये एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो एक तरह का टेंशन क्वांटिटी होती है, कुछ क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन याद रखना होता है कि आपको फॉर्मूला आगे बताया जाएगा चैप्टर में। तो मॉडुलस और रिजिडिटी की बात करते हो, इसमें हमने बता रखा था कि ई से डिनोट करते हैं, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, स्ट्रेस की प्रेशर की तरह डायमेंशन होती है, तो इस वजह से ये जो आएगा इसका भी प्रेशर की तरह डायमेंशन आएगा ई की वैल्यू भी। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि जो मॉडुलस और रिजिडिटी होती है वो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, ये लॉन्गिट्यूडनल के लिए स्ट्रेन के लिए होती है, और ये आपकी किसके लिए होती है, यानी कहते हैं जो वॉल्यूमेट्रिक होता है, और शियर स्ट्रेन जो भी यानी कहते हैं स्लाइड कर रहे हैं, यानी कोई भी चीज़ जो सरफेस स्लाइड कर जाती है थोड़ी सी। ठीक है, तो जैसे मेरा ये जो है यानी कहते हैं टेबल जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे वो स्लाइड हो जाता है, तो वही सीरे स्ट्रेस होता है यहाँ पर अप्लाई। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर स्टीफन कांस्टेंट की बात करें, तो वो मैंने जो सेकंड क्वेश्चन ले रखा था मैंने,
मैंने जो सेकंड क्वेश्चन ले रखा था उसमें क्या बोल रखा था मैंने कि स्टेफन कांस्टेंट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, इन दोनों का अगर हमने रेशियो ले रखा है तो इसका क्या डायमेंशन आएगा। इस पर्टिकुलर जो फिजिकल क्वांटिटी एक्स को हमने ये रेशियो में डिपेंड यानी कहते हैं डिनोट कर रखा है, तो इसका क्या डायमेंशन आना चाहिए। तो आप सिंपली इन दोनों की वैल्यूज रखिए। यहाँ मैंने जैसे वैल्यू रख दी है, आपको दिख रही होगी यहाँ पर जैसे स्टेफन कांस्टेंट हो गया, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू रख दी है स्टेफन का वाट अपॉन मीटर का स्क्वायर और के की पावर 4, ठीक है, यानी केल्विन का 4। तो आप जूल अपॉन थीटा स्पेसिफिक का जूल अपॉन थीटा और इंटू के जी, ठीक है, मास। तो आप पूरा लिखेंगे तो आपको डायमेंशन पता चल जाएगी, इस तरह की डायमेंशन आएगी। आपको सिंपल वो करना है आपको, तो सिंपल हो गया, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और आपको बात कर लेते हैं जितने भी लाइट ईयर और पार्सेक और 1 सेक जो दे रखा होता है वो कैसे समझना है आपको। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आप सिंपली ये समझिए कि साइंटिस्टों ने ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो टर्म था वो क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अर्थ का देखा कि अर्थ की और सन के बीच की डिस्टेंस जो थी उसको उन्होंने 1 AU माना, ठीक है, 1 AU माना। और एवरेज डिस्टेंस होती है तो सेमी मेजर एक्सिस ली जाती है, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस को लिया जाता है। तो यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस दी गई थी यानी बिटवीन अर्थ एंड सन, उसको 1 AU माना था उन्होंने, ठीक है। तो इसी वजह से दूसरे प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस भी कितने टाइम AU है या वो चीज़ समझा जा सकता है, ठीक है। तो लाइट ईयर क्या होता है, यानी एक ईयर में यानी एक साल के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, यही चीज़ होता है 1 लाइट ईयर, ठीक है, ये सिंपली होता है आपका। और यहाँ पे मैंने आंसर दे रखा है कि आपको किस तरह मैच जो करना था, वो मैच वाला सिस्टम दे रखा है मैंने, जहाँ बस समझा रहा हूँ मैं थोड़ा सा। तो 1 पार्सेक क्या होता है, 1 पार्सेक एक याद रखिए कि ये सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो यानी 1 डिग्री अगर पैरेलक्स एंगल बने, सबटेंड करे, ठीक है, नियर बाय स्टार का अर्थ और, यानी देखिए यहाँ पर देख लीजिए डायग्राम में अर्थ और सन के बीच में एक लाइन कीजिए और मैंने एक नियर बाय स्टार के बीच की लाइन यानी कहते हैं अर्थ से और सन से दोनों तरफ से सस्पेंड कर दी है। तो दोनों जाके मिल गए एक पॉइंट पे जाकर उस स्टार के, और वहाँ से कुछ एंगल बन रहा है 1 डिग्री का। तो अगर 1 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये जो डिस्टेंस होगी लगभग मानी जाएगी, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस होगी 1 डिग्री का एंगल बन रहा है तो लगभग बराबर ही मानी जा सकती है लेंथ को, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी लगभग अप्रॉक्स वो 1 पार्सेक आएगी अगर 1 डिग्री पैरेलल एंगल अगर सबटेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, नियर बाय स्टार से कितना एंगल, ये सन और अर्थ के बीच का जो लेंथ है उन दोनों के बीच में कितना एंगल सबटेंड हो रहा है वो बताएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 1 सेक क्या है। 1 सेक जो होगा 10⁻⁸ सेकेंड होता है, और ये चीज़ जो यूनिट होती है ये चीज़ एक्चुअली में वो यूज़ की जाती है न्यूक्लियर फिजिक्स में, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब में किस तरह का कोलिजन हो रहा है या कितने टाइम में हो रहा है, ये सब चीज़ें देखने के लिए 1 सेक जो होती है वो यूज़ की जाती है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। तो आपको ये समझना है। आप दूसरी चीज़ जो 4th क्वेश्चन था, आपको पहले हम दिखा दे रहे हैं, आपको 4th क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। आपको 4th क्वेश्चन में आपको सिंपली फिल इन द ब्लैंक करना था, और ये वाला जो 1 डिग्री और 1 मिनट ये सब वाला है मैंने एक ट्रिक वीडियो में डाल रखा है, ठीक है, शॉर्ट वीडियो, आप देख लीजिएगा उसको, पहले मेरे चैनल में डाला हुआ है। चलिए मैं लिंक भी डाल दूँगा एक आपको, तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देखिए कि पहला वाला जो 4th वाला है, 4th वाले को आपको क्या रखना है कि जो 1 डिग्री है कितने रेडियन होगा 1.5, यानी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है ये, ठीक है। तो आपको इसी तरह मैंने ट्रिक में बता रखा है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू याद रखनी है आपको, ठीक है। तो वही चीज़ याद रखिएगा जिससे आपके ऑप्शन मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हो जाएगा, आपको दूसरा मैच कर लेना। फिर उसके बाद डी वाला देखिए कि 1 डिग्री कितने मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है, याद रखिएगा 1 डिग्री 60 मिनट होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मैंने फिर से तवज्जो दी है यहाँ पर, तो आपको याद रख लेना कैंडला, ठीक है। 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है, ये याद रखते हैं आप। तो 1 गॉस कितने टेस्ला होता है वो भी मैंने बता रखा था उसमें, ठीक है। तो आपको इसमें भी कर देना डायरेक्ट 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। तो 10⁻⁵ क्या हो जाएगा, कितना पूछा है कि 1 न्यूटन कितने डायन होता है, सॉरी 10⁻⁵ नहीं होगा, ये प्लस का 5 होगा, ठीक है, क्योंकि डायन है ना, तो डायन होगा तो बड़ा यूनिट होगी। अगर 1 डायन पूछा था कितने न्यूटन में, तो यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, प्लस साइन रखिएगा, ठीक है। तो आप ये ट्रिक से याद रखते थे 5 डायन, ठीक है। तो लड़के बुरा मत मानिएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए नहीं है डायन के बारे में, ठीक है। तो 5th की बात करें तो 5th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, सिंपली आपको दे रखा था कि इस तरह का एक क्वेश्चन दे रखा था, आपने पढ़ रखा होगा ये पूरा। तो इसमें आपको डायमेंशन बतानी थी ए की। तो आपको मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ कि एक बच्चे को फंस रहा था, तो मैं सोचा कि इसको थोड़ा सा लिख दूँ। तो इसमें क्या है कि सेम डायमेंशन वाले जो होते हैं उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, याद रखिएगा। सेम डायमेंशन वाले को हमेशा ऐड किया जाएगा, सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। जैसे डिस्टेंस है उसके साथ हम प्लस कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि ये दोनों ही की लेंथ डायमेंशन होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और वही चीज़ डिफरेंट डायमेंशन को हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सब्सट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते, ये रखिए डिफरेंट डायमेंशन को।
जैसे ए और वी की डायमेंशन अलग अलग है, ए और वी स्क्वायर की डायमेंशन अलग अलग है, तो हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन में था कि p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर जो थे ये दोनों एडिशन में थे, तो इसका ये मतलब है कि ये इतना जो कचड़ा है और ये जो कचड़ा है, इन दोनों की डायमेंशन जो होगी वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि सबकी अलग अलग डायमेंशन भी हो सकती है, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये सिंपली कर लेना, तो आपका आंसर जो आएगा वो आपको करके ये वाला सिंपली करेंगे। तो v जो होता है वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम का एल क्यूब होता है, तो एल क्यूब का होल स्क्वायर दे रखा है आपको, तो वो आप करके इस तरीके से, तो आप प्रेशर का डाल दीजिएगा यहाँ पर डायमेंशन, तो आप करके ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी डायरेक्ट, ठीक है। तो आपका यहाँ तक हो गया। मैं जो एरर वाला टॉपिक है मैं वो दूसरे वीडियो में कराऊँगा, ठीक है। तो आपको फिर भी कोई क्वेरीज पड़ती है, ठीक है, तो आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मांग लीजिएगा, ठीक है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा वहाँ पर। और आप PDF को एक बार ट्राई कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से ट्राई कर लीजिएगा, कि कोई दिक्कत पड़े आप सिंपली मुझसे पूछिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।